आज हम देखते हैं सॉलिडिटी का अगला स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, तो मैपिंग क्या होता है और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने चैट के अंदर सिंटेक्स लिखा, मैपिंग सिंटेक्स इन सॉलिडिटी। ठीक है, तो बेसिकली मैपिंग पहले तो क्या है और उसको लिखने का तरीका वो हमें समझना होगा। इन सॉलिडिटी मैपिंग इज अ की वैल्यू डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मैपिंग क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर का काम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के तरीके को डाटा स्ट्रक्चर हम बोलते हैं बेसिकली। मैपिंग के अंदर आप इंफॉर्मेशन को की वैल्यू के पेयर में रख सकते हो। ठीक है ना, की वैल्यू के अंदर आप रख सकते हो। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हैश टेबल हो गया, डिक्शनरी हो गया। ठीक है ना, मैं अगर पाइथन की बात करूं, ठीक है ना, पाइथन के अंदर आप W3C स्कूल्स में जाइए, डिक्शनरी पर जाइए। डिक्शनरी के अंदर एक डाटा पाइथन के अंदर एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है ना, तो डिक्शनरी में इंफॉर्मेशन को कैसे रखा जाता है? की कॉलर वैल्यू। जानकारी को, इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को किस पेयर में रखा जाता है? की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। पाइथन के अंदर इंफॉर्मेशन को की वैल्यू में रखने को पाइथन में क्या कहा जाता है? डिक्शनरी। अब हम आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट में। अब पाइथन अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग है, मगर दोनों के अंदर इंफॉर्मेशन को की वैल्यू में रखने वाले डेटा स्ट्रक्चर को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है, बोला जाता है। पाइथन में अगर आपको इंफॉर्मेशन, आपका नेम, अनिल, सरनेम, डॉलर, फर्दर इंफॉर्मेशन अगर आपको की वैल्यू में रखना है तो उसको आप पाइथन के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्शनरी बोलते हैं। इसी डाटा टाइप को डाटा स्ट्रक्चर में अगर आपको लेना है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको इंफॉर्मेशन को अगर रखना है, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन को आप किस पेयर में रख सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स की पेयर में रख सकते हैं, बेसिकली उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन में गया और बेसिकली मैंने यहाँ पर देखा, जो पाइथन का डिक्शनरी है वो के वही जावा स्क्रिप्ट में आप उसको क्या बोल रहे हो? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो यहां पर भी इंफॉर्मेशन को कैसे रखा जाता है? प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। ठीक है ना, इसी डेटा स्ट्रक्चर को हम अगर सॉलिडिटी में बात करें तो उसे हम मैपिंग बोलते हैं। ठीक है ना, यहां पर मैं नोटपैड ले लेता हूं। मैपिंग को मैं आपको समझा रहा हूं कि हमें मैपिंग डेटा स्ट्रक्चर समझना है किसके अंदर? सॉलिडिटी के अंदर। ठीक है ना, मैपिंग इज अ की वैल्यू, की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पर हम पाइथन के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर की की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिक्शनरी। है ना, अगर पाइथन के अंदर आपको जानकारी को, मान लो जानकारी क्या है? जानकारी मान लो किसी व्यक्ति का आपको नाम स्टोर करना है, किसी व्यक्ति का सरनेम स्टोर करना है, किसी व्यक्ति का एड्रेस स्टोर करना है, तो ये सारी क्या है आपके लिए? इंफॉर्मेशन है। किसी व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? अनिल हो सकता है। उसका सरनेम क्या होगा? उसका सरनेम, जो भी सरनेम होगा उसका सरनेम हो सकता है। ठीक है, उसका और उससे रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? उसका एड्रेस हो सकता है। ठीक है ना, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको की वैल्यू के पेयर में रखना पड़े, तो बेसिकली ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अगर पाइथन में आपको अगर इस डेटा को नेम, अनिल, सरनेम, डॉलर, एड्रेस, कीमत, इस इंफॉर्मेशन को अगर की वैल्यू के पेयर में रखना पड़े, तो वहां पर पाइथन के अंदर आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर है उसे हम डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है ना, सिमिलरली अगर आप जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो और आपको इंफॉर्मेशन को की वैल्यू के पेयर में रखना है, अगर आपको की वैल्यू के पेयर में रखना है, तो दैट डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब पाइथन के अंदर भी अच्छी बात यह है कि पाइथन के अंदर भी जो डिक्शनरी है होती है उसको करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें एक ही फॉर्मूला चलता है, पी कॉलन वी। तो पाइथन के अंदर अगर करली ब्रेसेस पी कॉलन वी मिल जाए तो उसे आप क्या बोलोगे? डिक्शनरी। जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको पी करली ब्रेसेस मिल जाए, पी कॉलन वी मिल जाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सेम ये कि ये इंफॉर्मेशन अगर मुझे अपने सॉलिडिटी के अंदर अगर रखनी पड़े, तो हमारे पास कोई ना कोई तो डेटा स्ट्रक्चर, हर डेटा स्ट्रक्चर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग है। उन सबका काम करने का तरीका सेम है, बट नाम अलग अलग दे दिया गया है। ठीक है ना,
सो यही अगर आपको इंफॉर्मेशन अगर आपको यहां पर रखनी है सॉलिडिटी के अंदर, तो सॉलिडिटी क्या है? सॉलिडिटी इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सॉलिडिटी के अंदर अगर आपको इंफॉर्मेशन को की वैल्यू में रखना है, तो आप सॉलिडिटी के अंदर आप जो डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, मैपिंग। ठीक है। सो मैपिंग, व्हाट इज मैपिंग इन सॉलिडिटी? मैपिंग इज अ डाटा स्ट्रक्चर विच स्टोर अवर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मेट ऑफ की वैल्यू। समझ में आ रहा है? नेम इज व्हाट? इज की। एंड अनिल इज व्हाट? इज वैल्यू। सरनेम इज व्हाट? इट्स अ की। और डॉलर जो है बेसिकली उस की क्या है? एसोसिएटेड वैल्यू। तो अगर आपको किसी भी एंटिटी की, किसी भी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन आपको रखनी है की वैल्यू के पेयर में, डेफिनेटली वी विल हैव सम काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज सॉलिडिटी इवेंचुअली इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने वालों ने इंफॉर्मेशन को की वैल्यू के पेयर में रखने के लिए एक डेजिग्नेटेड डेटा स्ट्रक्चर दे रखा है। दैट डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैपिंग। ठीक है ना? सो अब रही बात ये कि सर पाइथन के अंदर आप करली ब्रेसेस के अंदर पी कॉलन वी लिख के आप अपना इंफॉर्मेशन को रखते थे, जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे रखते थे, क्या सॉलिडिटी के अंदर भी ऐसे ही रखते हैं क्या? क्या इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं क्या? क्या हम पी कॉलन वी इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं? नहीं। ठीक है। सो सॉलिडिटी के अंदर मैपिंग बनाने का प्रॉपर सिंटेक्स होता है। सबसे पहले तो हम किसको समझेंगे? सिंटेक्स को समझेंगे, और फिर हम समझेंगे एग्जाम्पल को। ठीक है ना? सो सिंटेक्स क्या है हमारा? मैपिंग का सिंटेक्स क्या है? सो सिंटेक्स है मैपिंग। ये हमारा पर्टिकुलर सिंटेक्स है मैपिंग। यहां पर हमने मैपिंग फंक्शन लिया, की लिया, एरो हमने डेजिग्नेट किया, और वैल्यू टाइप, और विजिबिलिटी, और वेरिएबल नेम। ठीक है। सो यहां पर की पर क्या रखना है, वैल्यू पर क्या रखना है, विजिबिलिटी क्या देनी है, और वेरिएबल नेम क्या देना है। ठीक है ना? सो फॉर एग्जांपल यहां पर आप W3C पर आओ। ठीक है ना? डिक्शनरी के अंदर आपको जो भी डिक्शनरी आपको रखनी है वो किस वेरिएबल में रखनी है, उस वेरिएबल का आप नाम दे सकते हो, है ना? ये इक्वल टू करके यहाँ पर वेरिएबल बना दिया। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में देखो, करली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, और उसको एक वेरिएबल बना दिया कार नाम से। ठीक है ना? तो आपको अपना की वैल्यू वाला जो डेटा स्ट्रक्चर रखने के लिए किसी न किसी किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। सेम ये वेरिएबल यहाँ पर आपके लास्ट में लिखा जा रहा है। ठीक है ना? सो दिस इज वेरिएबल नेम। और वो वेरिएबल का नेचर क्या होगा, वो किस टाइप का वेरिएबल होगा, क्या वो पब्लिकली एक्सेसिबल है कि पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, उसका विजिबिलिटी आपको यहां पर देना पड़ेगा। अगेन इट इज अ सिंटेक्स जो कि हमें समझना होगा। अब यहां पर हम देखते हैं, अब यहां पर हम आते हैं मैपिंग एड्रेस अनसाइन इंट 256, इसको हम समझते हैं बेसिकली। सो यहां पर बैलेंस क्या है? मेरा वेरिएबल नेम है। बैलेंस मेरा वेरिएबल नेम है। ये वेरिएबल मेरा पब्लिक टाइप का वेरिएबल है, और यहां पर की का नाम एड्रेस है, और उसकी वैल्यू जो है वो अनसाइन इंटीजर है। फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ पर्सन है, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, डी पर्सन, ये कुछ कुछ पर्सन है, और इन सभी के है अकाउंट नंबर, और इन सभी के खाते में कुछ रुपीस पड़े हुए हैं। ठीक है ना? जैसे पर्सन ए मैं हूं, मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तो मेरा अकाउंट नंबर होगा, और उस अकाउंट नंबर के अंदर मेरा बैलेंस होगा। पर्सन बी होगा तो उस पर्सन बी का क्या होगा? क्या होगा? अकाउंट नंबर होगा, उसके अकाउंट में बेसिकली क्या होगा? कुछ बैलेंस होगा। पर्सन सी भी हमारे पास क्या होगा? पर्सन सी भी हमारे पास क्या होगा? उसका अकाउंट नंबर होगा, और उस अकाउंट नंबर में कुछ ना कुछ बैलेंस होगा। सो मैपिंग डेटा स्ट्रक्चर सिंगल वेरिएबल को स्टोर कर रहा है, इट इज स्टोरिंग मल्टीपल कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल, मल्टीपल। ठीक है ना? यहाँ पर आप देखो, पर्सन ए के अकाउंट नंबर को भी मैं यूनिक स्टोर कर पा रहा हूँ, और उसके बैलेंस को भी मेंटेन कर पा रहा हूँ। पर्सन बी को भी अकाउंट नंबर में उसका अकाउंट नंबर भी अलग ही होगा, उसका बैलेंस अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा। इस तरीके से मैं कितने एलिमेंट्स मैपिंग के थ्रू सेव कर सकता हूँ? मल्टीपल। तो इसमें यहां पर ये तो हो गया हमारा वेरिएबल, ये हो गया हमारा
हमारा की हो गया, और ये वैल्यू, ये हमारी बेसिकली वैल्यू हो गई बेसिकली, ठीक है ना। सो यहां पर इस तरीके से इसे हमें देखना होगा। सो यहां पर बैलेंस तो मेरा बेसिकली ये वैल्यू हो गया। ये बैलेंस किस टाइप का होगा, यहां पर वैल्यू टाइप से पता चल रहा है। दिस इज वैल्यू एंड दिस इज वैल्यू टाइप। अगेन यहां पर ये इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एक सिंटेक्स और लिख सकते हैं। वेरिएबल को मैं यहां पर बोल देता हूं इट्स अ वैल्यू, कि ये वैल्यू है और ये वैल्यू का टाइप है। अगर मेरा बैलेंस मुझे किस में रखना है, नंबर्स में रखना है, ठीक है ना, तो मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो 0 1 2 3 है, बेसिकली ये वैल्यू टाइप किस टाइप का होगा, अनसाइन इंटीजर होगा। यू का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अनसाइन इंटीजर, है ना। सो अनसाइन इंटीजर, सो जो भी आपका वेरिएबल है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझने के हिसाब से आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो आपका वेरिएबल नेम होगा, जो आपका वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का आपके पास क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल टाइप होगा। मतलब जो वेरिएबल हम यहाँ ले रहे हैं लास्ट में, उसका आपको वेरिएबल टाइप बताना पड़ेगा कि उसके अंदर वैल्यू किस टाइप की आने वाली है, ठीक है ना। सो की वैल्यू एंड वेरिएबल टाइप, ठीक है। सो यहां पर हम देखेंगे जो एड्रेस है हमारे पास, उस एड्रेस को हमने कहां पर रख दिया, की पर हमने एड्रेस रख दिया, और उसकी वैल्यू कितनी है, और उस वेरिएबल का बैलेंस हमारे पास कितना है, ये सारा हमने यहां पर इस तरीके से मेंशन किया है। अब आप रिमिक्स में जाएंगे, रिमिक्स में आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसके अंदर आप देखना, डिप्लॉय एंड रन ट्रांजेक्शन के अंदर यहां पर एक सेक्शन दिया हुआ है अकाउंट्स, ठीक है ना। कितने अकाउंट्स दिए हुए हैं, मल्टीपल दिए हुए हैं, ये टेस्टिंग के लिए। इसको आप इन अकाउंट नंबर से रिलेट करेंगे कि हमारे पास कोई एक पर्सन ए है, उसका एक अकाउंट नंबर है। यहाँ पर अकाउंट नंबर, हम रियल बैंक्स की बात नहीं कर रहे हैं, इथीरियम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। इथीरियम प्लेटफॉर्म पर हर पर्सन जो पार्टिसिपेट करता है, उसका कोई ना कोई होता है, एक डेडिकेटेड अकाउंट नंबर होता है, ठीक है ना। उस अकाउंट नंबर पर उसका कितना बैलेंस चल रहा है। अब अगेन ये मैंने यहाँ आईएनआर लिख रखा है, इसको आप जब ब्लॉकचेन की टर्म में बात करेंगे तो इसमें बोलेंगे इथीरियम। जब आप बैंक में जाते हो और खाता खुलवाते हो, कोई पैसा जमा नहीं करवाते हो, तो आपका अकाउंट जीरो से स्टार्ट होता है ना। डिफॉल्ट बैलेंस कितना होता है, जीरो से होता है। तो जब भी आपके पास कोई अकाउंट होता है तो डिफॉल्ट बैलेंस उसका जीरो से स्टार्ट होता है। मगर रिमिक्स के अंदर आपको कुछ टेस्टिंग के लिए अकाउंट्स, रेडीमेड अकाउंट्स दिए हुए हैं, ताकि आप फटाफट 2-5 सेकंड के अंदर आप अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस को चेक कर सकते हो, जिसको भेजा है उसके अकाउंट में आप कितने रिसीव हुए हैं, ये सारी चीजें फटाफट यहाँ से टेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन में आप देखें, मेरे पास लगभग 10 12 15 कुछ अकाउंट नंबर्स हैं, है ना, कुछ अकाउंट नंबर्स है, और उनमें मुझे डिफॉल्ट 100 इथीरियम्स मिले हुए हैं, ठीक है ना। सो इसी को यूज करते हुए हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और इसको पर्टिकुलर हम चेक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम गए और एक छोटा सा सिंपल मैपिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास। उसके अंदर मैंने एक मैपिंग डिफाइन किया, मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली बैलेंस नाम की, और बैलेंस नाम की आप देखना कि इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया, ठीक है ना। इस तरीके से डिफाइन करने का ये मतलब हो गया कि आपके पास एक बैलेंस है, बैलेंस नाम का एक अरे है, और उस एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर यहां पर आप क्या सप्लाई करोगे, की सप्लाई करोगे, और यहां पर उसका क्या होगा, वैल्यू होगा, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल रिमिक्स में आप जाइए, वापस से आप यहां जाइए रन एंड डिप्लॉय में, मैं यहां पर गया, और इसको, ये जो भी एड्रेस है मेरे पास पर्टिकुलर, ये 0x5b3, ये 0x5b3, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0x5b3, और लास्ट में जो भी हो उसमें मेरे पास कितने इथीरियम पड़े हुए हैं, 100 इथीरियम पड़े हुए हैं। तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 100 इथीरियम हो जाएगी, ठीक है ना। सो इस तरीके से मैं कितने एड्रेसेस का बैलेंस को मेंटेन कर सकता हूँ। पहला ये हो गया, दूसरा AB8 करके है, ठीक है ना, AB8 करके है, तीसरा अकाउंट किसमें है, 4B2 करके है, 4B2 करके है,
ऐसे आप बताइए, ये मैपिंग वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है, विल इट बी स्टोरिंग अ सिंगल वेरिएबल और इट इज स्टोरिंग मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें आप अपने वेरिएबल से की डेजिग्नेट करेंगे और आप उसके किसको मेंटेन कर सकते हैं, उसके बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो मुझे अगर इस एड्रेस का बैलेंस चेक करना हो तो मैं ऐसे रेफर करके उसका बैलेंस यहां से रिट्रीव कर सकता हूं। सो यहां पर हम गए, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ये सैंपल मैपिंग वाला एग्जांपल है, यहां पर मैंने मैपिंग डिफाइन करी है और यहां पर एक डिपॉजिट फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। ये डिपॉजिट फंक्शन है, इस डिपॉजिट फंक्शन में यहां पर हमने पेबल दे रखा है। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई इथीरियम रिसीव कर रहा है तो बेसिकली उस फंक्शन को आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर पेबल देना पड़ेगा। अभी मैं सब बताऊंगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ से मैं कुछ इथीरियम यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा और किस अकाउंट से ट्रांसफर करूंगा, पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को जैसे ही डिप्लॉय करूंगा तो बेसिकली वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर एड्रेस पर आपके पास क्या आ जाएंगे, कुछ इथीरियम्स आ जाएंगे। उसके बाद हम हमारे पास एक गेट बैलेंस वाला फंक्शन है जिसके अंदर हम यूजर का एड्रेस रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद उसका बैलेंस हम गेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर अब मैंने यहां पर पूछा हाउ टू गेट रैंडम एड्रेस ऑन रिमिक्स, कि रिमिक्स के अंदर मुझे अगर रैंडम एड्रेस करने हैं तो क्या करने हैं, बेसिकली क्या करना है। तो यहाँ पर बोल रखा है कि यू कैन नॉट जनरेट ट्रूली रैंडम एड्रेस ऑन द चेन, व्हाट यू कैन गेट इज अ प्री डिफाइंड अकाउंट इन रिमिक्स, है ना। आपके पास रिमिक्स एडिटर अगर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो तो आपको बाय डिफॉल्ट ही कुछ प्री डिफाइंड अकाउंट्स मिलेंगे जिस पर आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो रिमिक्स, इस पे गए, अकाउंट ड्रॉप डाउन, ये यहाँ पर अकाउंट ड्रॉप डाउन है, ये रहा हमारे पास अकाउंट ड्रॉप डाउन। और इसमें से पर्टिकुलर हम किसी एक अकाउंट को सिलेक्ट करके हम अपने ट्रांजेक्शन को करेंगे। सो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को हम डिप्लॉय करते हैं सबसे पहले। सो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को हमने लिया, सिंपल मैपिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम इथेरियम पर जाएंगे और एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हम बिल्ड करते हैं। सो सिंपल मैपिंग डॉट सोल और सिंपल मैपिंग डॉट सोल, और यहां से हम देख लेते हैं कंपाइलर हमारा कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। हम 0828 यूज कर लेते हैं, 0828 यूज कर लेते हैं हम। और कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया, कुछ हम डिफाइन कर देते हैं। थर्ड पे हमारे कुछ क्या है, ये मेथड्स है। तो मेरे पास कितनी मेथड्स अवेलेबल है यहाँ पर, अभी दो मेथड्स अवेलेबल है। एक डिपॉजिट नाम की मेथड है और एक गेट बैलेंस नाम की मेथड है। सो इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने लिया। अब आप देखें, बेसिकली मैंने बैलेंस नाम की प्रॉपर्टी ली और उस बैलेंस के की पर मैंने एड्रेस टाइप का डेटा टाइप ले लिया, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, बैलेंस के की पर मैंने किस टाइप का डेटा टाइप ले लिया, एड्रेस टाइप का डेटा टाइप ले लिया। तो जो भी होगा बेसिकली उस एड्रेस पर हम अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पर वैल्यू वैल्यू के अंदर है, तो बेसिकली जो भी हमारा इथेरियम का बैलेंस होगा वो इंटीजर टाइप में होगा। तो इसको कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है। सो ये मैपिंग क्या कर रहा है, बेसिकली कुछ इस तरीके से स्टोर करेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखते हैं पेबल फंक्शन। जैसे ही हम डिपॉजिट फंक्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट होगा, एक डिपॉजिट फंक्शन आएगा हमारे पास। एक तो डिप्लॉय बटन होगा जिससे हम अपना कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पर हम डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिपॉजिट नाम का फंक्शन होगा, जो कि हम जो भी वैल्यू सप्लाई करेंगे वो वैल्यू हमारे उस पर्टिकुलर एड्रेस में ऐड हो जाएगी बैलेंस। तो यहाँ पर देखो बैलेंस में उस उसके उस पे ऐड हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं ड्रॉप डाउन से ये वाला अकाउंट चूज करूंगा और यहाँ से मैंने 100 इथीरियम है और यहाँ से मैं 100 इथीरियम और उसको उस डिपॉजिट में अगर क्लिक करूंगा
तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे 100 प्लस 100 कितने हो जाएंगे? 200, क्योंकि लॉजिक वही लिखा हुआ है। ये प्लस इक्वल टू का मतलब कोई बता सकता है? एडिशन ऑफ इक्वल। ये प्लस इक्वल टू क्या है? प्लस इक्वल टू क्या है? ये जावास्क्रिप्ट में जाओगे, दीज आर ऑपरेटर्स, और यहां पर ये एरिथमेटिक ऑपरेटर है। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आप जाएंगे, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। इस असाइनमेंट ऑपरेटर में आप देखना प्लस इक्वल टू, ये प्लस इक्वल टू क्या है? इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ही यही हो गया। पहले आप है ना इसके अंदर इसका मतलब समझ लें। मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट में आपने एक वेरिएबल लिया, x की वैल्यू 10 करी, और बाद में x इज इक्वल टू x प्लस 20 किया, और बाद में मैं कंसोल लॉग करूं x की वैल्यू। यहां पर आ जाओ, जेएस प्लेग्राउंड पर आ जाओ, जेएस प्लेग्राउंड पर गया मैं, है ना। आपने एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 10, है ना, x इज इक्वल टू x प्लस 20। अब बताओ मुझे कंसोल लॉग में अगर x की वैल्यू में करूंगा कितना आएगा? कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, क्योंकि आपने क्या किया सर, x की वैल्यू जो इनिशियल थी वो 10 थी, तो यहाँ पर 10 आ गया। 10 प्लस 20 30 हुआ, 30 की वैल्यू आपने x में असाइन कर दी और इस तरीके से कर ली। अब इसी स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना। जब भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, जितना शॉर्ट में आप कोड लिखोगे उतने एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो सॉफ्टवेयर लिखने का एक ही प्रिंसिपल है, कोड को बड़ा लिखना चाहिए कि छोटा लिखना चाहिए? छोटा लिखना चाहिए। जितना छोटा लिखोगे आपका सॉफ्टवेयर उतना रिलायबल होगा। अब इथीरियम पर कोड छोटे लिखने का क्या सेंस निकल रहा है? जितना कॉम्पैक्ट कोड लिखोगे उतना आपका एग्जीक्यूशन कम होगा और उतना आपका गैस कॉस्ट कम लगेगा। इथीरियम नेटवर्क पर, ब्लॉकचेन नेटवर्क पर हर एग्जीक्यूशन आपका कॉस्ट एसोसिएटेड रहता है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखना कि जब भी जीपीटीपी कोई आंसर देता है तो वहां पर वो आपको है ना एफिशिएंट कोड देता है, नॉन एफिशिएंट कोड नहीं देता है। तो यहाँ पर आप देखो प्लस इक्वल टू का क्या मतलब हो गया कि प्रीवियस वैल्यू जो भी होगी, प्रीवियस वैल्यू जो भी होगी, इसको मैं यहाँ से इस लाइन को मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं इस टर्म में समझाऊं, तो इसका मतलब एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा? इसका मतलब एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा। समझ में आया? क्या उस एड्रेस का बैलेंस लेना है, नया बैलेंस ऐड करना है, जो भी नया बैलेंस आ रहा है फिर से उसी एड्रेस में ऐड कर देना है ना। तो आप यहां पर आप समझे, अगर ये चीज समझ में आ जाएगी तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आप देखो ये हुआ। अभी इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट करके x प्लस इक्वल टू अगर 20 कर दूं, x इक्वल टू 20 कर दूं, तब भी आउटपुट कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट भी आपके असाइनमेंट का काम कर रहा है और ये स्टेटमेंट भी असाइनमेंट का काम कर रहा है। फर्क इतना है कि एक स्टेटमेंट बड़ा है सर, एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, एक स्टेटमेंट बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटा है, वो फटाफट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। सो यहां पर आप देखें, सो पर्टिकुलर ये असाइनमेंट ऑपरेटर लिया गया है और इसको इसको एग्जैक्टली हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो भी सेंडर का बैलेंस होगा उसमें करंट बैलेंस में नई वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो आप बताओ अगर रिमिक्स में जाके मैं ये पहला वाला अकाउंट ले लूं, ये इस ड्रॉप डाउन में से मैंने पहला वाला अकाउंट ले लिया, किसका? 05B3 वाला मैंने ले लिया, और उसका करंट बैलेंस कितना है? 100 इथीरियम है ना, ब्रैकेट में लिख रखा है। तो ये सारे रियल है कि फेक है? फेक है। तो भाई 100 आपके पास पहले से है, उसमें मैं 100 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 200। तो यहां से मैं 100 और जोड़ दूंगा और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करके डिपॉजिट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे इस वाले अकाउंट का एड्रेस क्या हो जाएगा? इस वाले अकाउंट का मेरा न्यू बैलेंस कितना हो जाना चाहिए? 200 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो ऐसे ही हम समझ रहे हैं। आप छोटी छोटी चीजों से को रिलेट किया करो। ये छोटा सा एग्जांपल है कि सर इनिशियली उसकी वैल्यू 100 थी, फिर बाद में मैंने उसको क्या किया सर, 100 और जोड़ दिया, ये शॉर्ट स्टेटमेंट से उसका नया बैलेंस कितना हो गया?
200। सिमिलरली यही असाइनमेंट हम यहाँ पर रिमिक्स पे करने जा रहे हैं। किसी एक अकाउंट में ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस है और उस बैलेंस में यहां से ये जो वैल्यू दे रखी है ना यहाँ पर गुई में, यहीं से मैं वैल्यू 100 लिख के उसको डिपॉजिट करूंगा और फिर उस बैलेंस को हम चेक करेंगे कि अब नया बैलेंस उसका कितना है। ठीक है ना, तो वो हम सारा अब चेक करेंगे। सो ये आपने समझ में आया। सो जो भी फंक्शन इथीरियम को रिसीव करेगा, रूल नंबर फर्स्ट, जो भी फंक्शन इथीरियम को रिसीव करेगा वो फंक्शन किस टाइप का होना चाहिए? पेबल, है ना, ये रूल ध्यान रखना। एवरी फंक्शन विच इज रिसीविंग इथीरियम मस्ट बी डिफाइंड एज पेबल। तो आप यहां पर देखना, ये डिपॉजिट फंक्शन जो है ये यहां पर मैसेज डॉट वैल्यू को ले रहा, एंड दिस मैसेज डॉट वैल्यू इज दिस वैल्यू। ठीक है ना, ये रिमिक्स के अंदर ये जो आ रहे हैं ना, ये 100 इथीरियम आएगा या 100 इथीरियम रिसीव होगा। ये इस वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? मैसेज डॉट वैल्यू के थ्रू। सो मैसेज डॉट वैल्यू इज द एक्चुअल ईटीएच यू आर रिसीविंग। ठीक है ना। सो ये मैसेज डॉट वैल्यू क्या है हमारे लिए? ये एक्चुअल हमारे पास इथीरियम है। यहां पर मैंने लिख दिया व्हाट इज एमएसजी डॉट वैल्यू। ठीक है ना, मैंने यहाँ लिखा कि भाई व्हाट इज मैसेज डॉट वैल्यू। सो in solidity, message dot value is a global variable in solidity that tells you how much ether was sent with the current transaction. ठीक है ना, so how much ether will be sent in y। ठीक है, सो जो भी वैल्यू यहाँ पर रिसीव होगी ये इस स्मॉलेस्ट यूनिट में होगी, वो हम थोड़ा देखते हैं। इट इज ओनली मीनिंगफुल इनसाइड द पेएबल फंक्शन। ठीक है ना, सो मैसेज डॉट वैल्यू को पेएबल फंक्शन के अंदर हम ले रखे हैं, तो यहाँ पर हम इसको अब डिप्लॉय करके देखते हैं और हो जाना चाहिए। सो ये हुआ। अब मैं अपने सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, whenever you are making any changes in the contract, what you have to do, you have to compile it. So let's compile the contract and make sure whatever the version written in the contract code, it must be compiled with that specific version. समझ में आ रहा है? तो ड्रॉप डाउन में आपने रिमिक्स में जो वर्जन आपने सॉलिडिटी के प्रेगमा स्टेटमेंट में दे रखा है, ड्रॉप डाउन से भी आपको वही चूज करना है। 0828 ड्रॉप डाउन में से भी 0828। ये मैंने कंपाइल किया इसको। सो मैंने ये देखो कंपाइल कर दिया, ये हल्का सा ब्लिंक हुआ है यहाँ पर, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कंपाइल हो गया। अब मैं जाऊंगा डिप्लॉय एंड रन ट्रांजेक्शन पर। ठीक है ना, डिप्लॉय एंड रन ट्रांजेक्शन पर। सो अब यहाँ पर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने जा रहा हूं। सो यहां से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, सो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहां पर, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है। अब डिप्लॉय करने के बाद यहां पर डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में आप जाएंगे और आप यहां पर देखेंगे कि हमें किस एड्रेस पर आपको किस एड्रेस पर आपको बैलेंस डिपॉजिट करना है। तो यहां से हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ले लिया 100 इथीरियम और मैं इसको डिपॉजिट करता हूं। अब इस पर्टिकुलर अब मैं यहाँ से y लेता हूँ और पर्टिकुलर 1y हमने यहाँ पर किया, और ये जो भी बैलेंस आ रहा है यह 100 की बजाय अब बैलेंस हमारे पास ये है। बैलेंस हमारे पास 999.99 है, उसमें से 1 इथीरियम यहाँ से मैं डिपॉजिट करता हूँ। ये डिपॉजिट हुआ और किस अकाउंट से? 0x5b अकाउंट से, 0x5b अकाउंट से। ये देखो किस खाते से किस खाते को गया।
जैसे दो पार्टीज आपस में फोन पे करते हो, एक के पैसे से एक के खाते से पैसा निकल के दूसरे के खाते में जाता है। तो पार्टिसिपेंट जब भी किसी एक रियल वर्ल्ड ट्रांजेक्शन में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक तो भेजने वाला और एक रिसीव करने वाला, एक दूसरे को आप फोन पे करते हो कि नहीं करते हो? भाई जो सामने वाले को भेजेगा उसके खाते में तो पैसा बढ़ जाएगा और भेजने वाले के खाते में से कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कि किस व्यक्ति के अकाउंट से पैसा भेजा गया और किसको रिसीव हुआ, ठीक है ना। तो यहां से ड्रॉप डाउन में से देखो मैंने 0x5B3 लिख रखा था, तो मेरा बैलेंस 99 था। और जैसे ही मैंने यहां से 1 इथीरियम भेजा तो मेरे उस अकाउंट से डिडक्ट होके किसको किसको रिसीव हुआ, पर्टिकुलर सिंपल मैपिंग डिपॉजिट फंक्शन को रिसीव हुआ, मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को मेरे को रिसीव हुआ। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस मेरा डेफिनेटली बढ़ गया होगा। सो ये वैल्यूज आप यहां से आप देख सकते हैं। सो अब ये तो श्योर हो गया कि हमारे पर्टिकुलर एड्रेस से यहाँ से हम और भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 8 इथीरियम में ट्रांसफर करूंगा, मुझे 8 इथीरियम इस पर्टिकुलर अकाउंट से ट्रांसफर करने हैं। तो आप देखना यहाँ पर फिर से मैं अगर इसको डिपॉजिट करूं और देखो परफेक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ये 1 इथीरियम हो गया, ये 1 इथीरियम किसने रिसीव किया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिसीव हुआ किसके अकाउंट से, इस पर्टिकुलर पार्टी के अकाउंट से। इसके इस अकाउंट में अभी 98 इथीरियम है, इसमें से मैं 8 इथीरियम अभी ट्रांसफर करूंगा, तो इसमें से 8 कम हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में 8 इथीरियम ऐड हो जाएंगे। मतलब मैं भेज रहा हूं, मैं पेमेंट भेज रहा हूं, मैं सामने वाले को भेज रहा हूं, मैं विजय को पेमेंट भेज रहा हूं, तो मेरे अकाउंट में से तो लेस होंगे और विजय के अकाउंट में वो ऐड हो जाएंगे। मगर यहाँ पर भेजने वाला तो एक यूजर है, मगर पाने वाला यूजर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो बेसिकली है कि वो पेमेंट को आपका कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट से फिर एडमिन चाहेगा तो विड्रॉ कर सकता है, ठीक है ना। वो भी हम देखेंगे, दो पार्टीज एक दूसरे को डायरेक्टली भेज दे, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, पेमेंट भेजने वाले का तो रियल अकाउंट है, मगर वो पेमेंट आ कहाँ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देखना, ये जो मेरा बैलेंस आ रहा है ना, ये 0xD91 पर आ रहा है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था, आप लॉग्स में देखना, फर्स्ट टाइम जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय बटन पे क्लिक किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा जो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हुआ होगा उसका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर देखना, 0xD91। समझ में आया? तो 0xD91 इज माई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एंड नाउ यू कैन सी दैट 0xD91 और उसका बैलेंस। समझ में आया? सो ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है और ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर ये उसका पर्टिकुलर बैलेंस है। तो अब यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि इसके 8.9999 8 नहीं ले रहा है, चलो 8 ले लेते हैं। 8 इथीरियम इसके अकाउंट से मैं निकालूंगा और किधर जमा करूंगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट में जमा करूंगा। सो यहाँ से ये डिपॉजिट मैंने किया, पर्टिकुलर मैंने डिपॉजिट किया, ठीक है ना। तो इन्होंने पूरा रिमिक्स वालों ने वेरी फास्ट टेस्टिंग के लिए, क्विक टेस्टिंग के लिए आपके लिए क्या दे रखा है, एक एडिटर दे रखा है जहां पर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड टेस्टिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको डिपॉजिट करता हूँ, देखो डिपॉजिट हो गया। अब सारी चीजें देखते हैं वन बाय वन, ब्लॉक नंबर भी जनरेट हो रहे हैं, है ना, ब्लॉक नंबर इंक्रीज हो रहा है। 1, आपने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया तो ब्लॉक नंबर 1, फिर आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया, ब्लॉक नंबर 2, अब आप सेकंड ट्रांजेक्शन आपने कर दिया, ब्लॉक नंबर 3। अब यहाँ पर देखना फ्रॉम और टू को केयरफुली फोकस करो, ठीक है ना। फ्रॉम किस अकाउंट से, 0x53B अकाउंट से ट्रांसफर हुआ और किसको हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को हुआ, 0xD91। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पे है। यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस देखो कितना आ गया है, 8 इथीरियम आ गया है। और इस तरीके से हम यहाँ पर ये सारी टेस्टिंग कर पा रहे हैं। अब हमारे पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मैंने यहाँ से उठा लिया, है ना, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस उठा लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस यहाँ पर मैंने बैलेंस में मैंने फिट किया और मैं गेट बैलेंस पे क्लिक करूँ तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस, कॉन्ट्रैक्ट गेट बैलेंस, गेट बैलेंस। अब हम यहाँ पर
इसका पर्टिकुलर 0x5D का बैलेंस तो यहाँ से तो हम देख ही सकते हैं 91 इथीरियम है, बट यहाँ से भी मैं इसको पेस्ट करके इसको चेक कर सकते हैं। गेट बैलेंस, सो यस, एक चीज आपको यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पर गुई के अंदर तो ये 91.99 इथीरियम बता रहा है, बट यहाँ पर ये 8000 करके यूनिट बता रहा है। तो बेसिकली ये दोनों इक्वल है। दिस 91.999 इथीरियम, आप देखेंगे 91.999999 ये जो इथीरियम है, ETH जो है, ये एग्जैक्टली इक्वल है किसके, इस वैल्यू के इक्वल है, और ये वैल्यू किस में है, वाई में। ठीक है ना। तो अब आपको रिलेशन देखना पड़ेगा, जैसे कि 100 पैसा इक्वल्स टू 1 INR होता है कि नहीं होता है, यूनिट होती है कि नहीं होती है, कि भाई 100 पैसे मिलके क्या बनता है, 1 रुपीज बनता है। उसी प्रकार से 1 इथीरियम, 1 इथीरियम बनेगा किस वैल्यूज को लेके, वो आप रिलेशन देखेंगे। सो 1 ETH इक्वल टू हाउ मच वाई। ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने पूछा उसको कि 1 इथीरियम किसके इक्वल होगा, वो 10⁻18 वाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके इक्वल होगा। अब मैं जीपीटी से यहीं से पूछ लेता हूं कि हाउ मच दिस विल बी फॉर, लाइक ये 91, इस वैल्यू को इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, यहां से इसकी वैल्यू निकाली मैंने। ठीक है ना। आप आप समझोगे इस रिलेशन को कि ये वैल्यूज जो है बेसिकली ये वैल्यू उठाई मैंने, ये पूरी वैल्यू उठाई मैंने, और ये वैल्यू मैंने जीपीटी को दी, हाउ मच इन वाई, हाउ मच इन वाई। ठीक है ना। क्योंकि अब आप देखना है वो कैलकुलेशन करके मेरे को बता देगा कि भाई अनिल ये इसका इतना होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। सो यहाँ इथीरियम के अंदर वो जो बैलेंस आ रहा है वो लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, और जीपीटी के हिसाब से ये इतना बन रहा है। ठीक है, तो वेरी क्लोज। इसमें हो सकता है कुछ गैस कॉस्ट से रिलेटेड भी कुछ वैल्यूज हो, तो ये दोनों वैल्यूज क्लोज हैं। सो यहाँ पर जो भी बैलेंस आ रहा है आपके पास, वो जो आपने फंक्शन बना रखा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपने फंक्शन बना रखा है उसके अंदर आप यूजर का जो है बैलेंस रिटर्न कर रहे हो, और वो रिटर्न आप अनसाइंड इंटीजर में कर रहे हो, वो बैलेंस बेसिकली रिटर्न कर रहा है वाई में। ठीक है, सो ये हमारा बैलेंस यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट हमने किया जिसके अंदर पर्टिकुलर हमने हमारे पास कुछ डमी अकाउंट्स थे, इन डमी अकाउंट से हम भेजेंगे, और भी आप टेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ से कुछ रैंडमली आपने ले लिया, इस पर्टिकुलर अकाउंट में मेरे पास 100 इथीरियम है, और मुझे ये सारे के सारे अपने कॉन्ट्रैक्ट में भेजने हैं। ठीक है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में भेजने हैं। मेरे कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस अभी 8 इथीरियम है, और मैंने ड्रॉप डाउन से सबसे लास्ट वाला लिया, उसके खाते में 100 इथीरियम पड़े हुए हैं। 100 के 100 ही निकाल के मुझे किधर भेजना है, कॉन्ट्रैक्ट में भेजना है। कॉन्ट्रैक्ट का करंट बैलेंस कितना है अभी, 8 इथीरियम। तो मेरा जैसे ही ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो जाएगा, 108 इथीरियम मेरा कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस हो जाएगा, और भेजने वाले का 0 हो जाएगा, है ना। चलो करके देखते हैं। सो ये डिपॉजिट पे मैंने क्लिक किया, और देखते हैं डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ। और कई बार वो डिपॉजिट नहीं करता है, क्योंकि एग्जैक्टली आप अमाउंट नहीं भेज सकते हो।
भेजने वाले के खाते से भी कुछ ना कुछ पैसा उस ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट करने के लिए भेजने वाले को भी देना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते। अब यहाँ पर भले ही आपको 100 इथीरियम दिख रहे हैं, मगर भेजने वाला पूरा के पूरा पैसा नहीं भेज सकता, क्योंकि अमाउंट कुछ ना कुछ अमाउंट उसको उस ट्रांजेक्शन को सेटल करवाने के लिए पे करना पड़ेगा। वो बिल्कुल माइन्यूट होगा, है ना। 100 रुपीज मतलब आप किसी को 100 रुपए भेजना चाहते हो और आपके खाते में 100 रुपए ही है, मगर बैंक वाला क्या बोलता है कि आपको ये 100 रुपए, हाँ, आपके हर ट्रांजेक्शन पे मैं एक पैसा लेऊंगा। तो आप 100 को ट्रांसफर कर पाओगे क्या पूरे को? नहीं, आप 99 रुपीज कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ अमाउंट तो आपको बैंक को देना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए ब्लॉकचेन नेटवर्क पर भी आपको कोई अगर सेटलमेंट करना है, कोई ट्रांसफर करना है अमाउंट का, तो बेसिकली उस ट्रांसफर करने के लिए भी कुछ इथीरियम, अब यहां पर इथीरियम नहीं बोलेंगे हम, कुछ वाई अमाउंट, जो इथीरियम की जो सबसे स्मॉलेस्ट करेंसी है, उसमें आपको पे करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं यहां से 100 ना लेते हुए कितना ले लूं, 99 ले लूं, ये तो हो जाएगा। अब यहां पर ये बता रहा था ना, यू डोंट हैव इनफ फंड टू सेंड ट्रांजेक्शन। भाई जबकि जबकि मेरे पास 100 इथीरियम है, बट फिर भी मैं ट्रांजेक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ अमाउंट तो उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए देना है। तो आपके पास फेक अकाउंट में 100 इथीरियम है, तो आपको 100 यूज नहीं करना है, आपको उससे थोड़ा बहुत कम ले लेना। तो 100 की बजाय मैंने क्या ले लिया, 99 ले लिया। और आप देखना, और इस डिपॉजिट को मैं करता हूं। इस बार मेरा ट्रांसफर सक्सेसफुली हो गया है, और मेरा नया इथीरियम का बैलेंस 107 इथीरियम हो चुका है। 99 प्लस 8, 99 प्लस 8 मेरा कितना कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस हो गया अब? 107 इथीरियम, ठीक है। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, हमारे पास हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमारा एक प्रोजेक्ट एक्स नाम से प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास बायर है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास सेलर है, और हमारे पास एडमिन है, ठीक है ना। सो बायर है, सेलर है, और एडमिन है हमारे पास। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है। इसको यूं समझिए, हमें बायर को अपने अकाउंट में कुछ क्या लोड करने पड़ेंगे, इथीरियम लोड करने पड़ेंगे। वो एक ट्रेड क्रिएट करेगा, हमारे पास एक एस्क्रो का हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस एस्क्रो का कॉन्ट्रैक्ट कैन होल्ड फंड्स। जैसे कि अभी आप यहां पर देखो, ये मैंने सिंपल मैपिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया कि नहीं किया। ये सिंपल मैपिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट भी बैलेंस होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है ना। कि जिसके अकाउंट से भेजा तो वो उसके अकाउंट से तो निकल के कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में होल्ड हो गया। उसी तरीके से जो भी बायर होगा, उसको अपने अकाउंट से कुछ पेमेंट्स कहां तक भेजने पड़ेंगे, एडमिन तक भेजने पड़ेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। बायर हैव टू डिपॉजिट सम इथीरियम टू कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस, ठीक है ना। तो जो भी हमारा बायर होगा, उसको ट्रेड क्रिएट करने के बाद दूसरा काम उसको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ इथीरियम उसको कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस में उसको डिपॉजिट करने होंगे। उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, सेलर जो होगा, सेलर विल शिप द प्रोडक्ट, सेलर क्या करेगा, प्रोडक्ट को शिप करेगा, और उसके बाद सेलर विल रिक्वेस्ट ठीक है ना। तो बाद में सेलर क्या होगा, सेलर बेसिकली उस पेमेंट को रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा एडमिन को। तो बेसिकली हमारे पास पूरे सॉफ्टवेयर में 3 रोल होंगे, बायर, एडमिन और सेलर। बायर अपने अकाउंट से कुछ पेमेंट डिपॉजिट करेगा, वो पेमेंट सबसे पहले कहां पर आके रुक जाएगा, वो एडमिन पर। क्योंकि बायर अगर डायरेक्ट सेलर को दे देगा ना, वो माल नहीं भेजेगा, तो फ्रॉड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए तो एस्क्रो है। एस्क्रो मतलब बीच वाली पार्टी जो पूरे सेटलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, है ना।
आपको माल भेजना है, आपको माल खरीदना है, आपको माल भेजना है, दोनों एक दूसरे से एग्री होंगे, सारे टर्म्स को एग्री करेंगे, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट से वो बैलेंस रिलीज होगा सेलर, ठीक है ना। सो बायर के अकाउंट से पेमेंट निकल के वो बैलेंस हमारे पास आ जाए। एडमिन एडमिन बोलने का मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का है ना। ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस, ठीक है ना। यहाँ पर आपने अभी आज के एग्जांपल से आपने देखा कि सेंडर हमारे पास एक तरीके से 10-15 हमारे पास बायर है, उनके पास 100 इथीरियम है, और मैंने एक सिंपल सा एक डिपॉजिट फंक्शन मैंने बनाया, और डिपॉजिट करते ही बायर के अकाउंट से तो पैसे कम हो गए, ये देखो, ये लास्ट वाले अकाउंट में 0.9, बट उसके थे कितने स्टार्टिंग में, $100 थे ना उसके, डॉलर मतलब इथीरियम, 100 इथीरियम थे, और 100 में से 99 इथीरियम तो मैंने निकाल के कॉन्ट्रैक्ट में जमा कर दिए। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट में, ये हमारे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है इथीरियम का, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस है। बाद में जाके इस फ्लो में आगे चल के जब वो पूरा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, तब सेलर रिक्वेस्ट करेगा फंड को रिलीज करने की, तब ये दोनों पार्टीज, बायर और सेलर दोनों पार्टीज एग्री करेंगे कि हाँ मैंने प्रोडक्ट भेज दिया है, वो बोलेगा हाँ मैंने प्रोडक्ट रिसीव किया है, सारी हम स्टेटस लेके चलेंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट सेंड, वो बोलेगा यस प्रोडक्ट रिसीव, आपका जो बायर बोलेगा यस प्रोडक्ट रिसीव, फिर एडमिन उसमें आएगा, एडमिन उसको क्या करेगा, पेमेंट को रिलीज करेगा, तो पेमेंट रिलीज करते ही वो पेमेंट निकल के किसके अकाउंट में चले जाएंगे, सेलर के अकाउंट में, ठीक है ना। तो ये जो एस्क्रो वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन बेस्ड है, जहां पर हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये गारंटी लेते हैं कि जब तक पार्टिसिपेंट्स एग्री नहीं होंगे, तब तक वो पेमेंट कौन होल्ड करके रखेगा, कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके रखेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर, कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर कौन, मतलब मैं, एडमिन, प्लेटफॉर्म ऑनर, जो हमारा सॉफ्टवेयर जो हम बनाएंगे, हम प्लेटफॉर्म ऑनर है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर भी हम ही, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय हम ही करेंगे। तो हमारा बैलेंस जीरो से स्टार्ट होगा, जो भी बायर आया सबसे पहले वो पैसा जमा करेगा, पैसा जमा करते ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, देन हम उसको होल्ड करेंगे, देन उस फ्लो में हम आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली जो भी लाइव प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके छोटे छोटे असाइनमेंट से कंप्लीट होती है। तो आपने इस सॉलिडिटी के अंदर ये आज डाटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, मैपिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैपिंग इज वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर विच इज होल्डिंग एवरी यूजर्स अकाउंट नंबर एंड इट्स एसोसिएटेड बैलेंस। अब मान लो मेरे को अगर मैपिंग नहीं होता, सॉलिडिटी के अंदर मैपिंग नहीं होता, 10 अगर 10 अगर बायर होते, 10 अगर सेलर होते, तो डेफिनेटली आपको कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ जाते, 20 वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, और हर एक को मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है। सो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो मैपिंग डेटा टाइप है, ये डायनेमिक इन नेचर है। मैपिंग डेटा टाइप इज अ डायनेमिक इन नेचर। तो आप समझे, मैपिंग डेटा टाइप आपका किस टाइप का है, डायनेमिक है, मतलब आप उसमें कितने यूजर आ सकते हैं मैपिंग के अंदर, मल्टीपल, 100, 200, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, कितने पार्टिसिपेंट्स आ, कितने बायर आ सकते हैं, 10 करोड़ आ सकते हैं, आ सकते हैं ना भाई, 100 करोड़ आ सकते हैं। तो ये पूरा डायनेमिक इन नेचर हो गया ना। तो मैपिंग इतना पावरफुल डेटा टाइप है जो कि आप जो है पर्टिकुलर इसको आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे एस्क्रो वाले प्रोजेक्ट में हम इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास यूजर है, अलग अलग यूजर है, और उन सभी के अपने अपने बैलेंस हैं, और उन बैलेंस को भी हम इस तरीके से की वैल्यू के पेयर में हम उनको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा मैपिंग हो गया है, और अब हम देखते हैं, लास्ट बचा हमारा एरर्स, ठीक है ना। तो एरर्स को हम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। एक मैं कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूं, एरर्स टेस्ट डॉट सोल्व। सो यहां पर मैंने क्रिएट अ सिंपल एरर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो सिंपल सा एरर का एक कॉन्ट्रैक्ट हम ले लेते हैं जिसमें हम उसको समझे बेसिकली। सो
तो यहाँ पर आप अपने कस्टम एरर्स आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कस्टम एरर्स आप दे सकते हैं और कस्टम एरर्स भी आप डिफाइन कर सकते हो और उन कस्टम एरर्स को आप कॉल कर सकते हो। रिवर्ट ठीक है। सो इस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको हम किसी एक लाइव प्रोजेक्ट में हम देखेंगे। और मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको एक सिंपल सा एडमिशन वाला कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बनाने के लिए दिया था। वो आपको बनाना है। किस किस ने बना लिया ये वाला कॉन्ट्रैक्ट? आपने बना लिया, आपने भी बना लिया। आज की क्लास से थोड़ा बहुत समझ में आया कि यस, हम पेमेंट फाइनली आएगा कहाँ पर? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से फिर किसको भेजना है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फंक्शंस होंगे उस बेसिस पर हम उसको कर सकते हैं। और आपने ये चीज देखी होगी कि रिमिक्स के अंदर आपको कोई भी गुई बनाने का टेंशन नहीं है। ये बटन जो है, ये बटन्स रिमिक्स के अंदर बने बनाए मिल गए। अगर ये रिमिक्स नहीं हो तो आप उधर जाओ हार्ड एट में मैनुअली बनाओ, नेक्स्ट जेएस में फ्रंट एंड बनाओ। आपको एक छोटी सी चीज समझने के लिए आपको कम से कम 5-6 घंटे चाहिए, है ना। 3-4 घंटे चाहिए उधर फ्रंट एंड बनाओगे, फ्रंट एंड में कोई। तो इट्स अ प्ले ग्राउंड, इट्स अ सॉलिडिटी प्ले ग्राउंड वेयर यू कैन क्विकली टेस्ट योर कॉन्ट्रैक्ट, इट्स बैलेंस, फंक्शनैलिटी। ये सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हो क्विकली। आप कुछ फेक अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो क्विकली, आप उनका आउटपुट भी देख सकते हो। तो सारी चीजें यहाँ से पता चल रही है। और ये चीज अगर आपको मैनुअली वहां पर करना पड़ जाए तो डेफिनेटली वो हो सकता है। विम लाइब्रेरी के अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल है कि किसके अकाउंट से पैसा निकालना है, किसको भेजना है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। ये vim.sh, गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर आप जाएंगे। अगर आपको किसी किसी पार्टी के अकाउंट्स में अगर आपको ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है तो बेसिकली आपको वॉलेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, अननेसेसरी उस पर बर्डन बढ़ता है। तो डेफिनेटली इसी पे आएंगे हम। जो प्रोजेक्ट बनाएंगे इनकी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, बट हम क्विकली एक एंड टू एंड पूरे प्रोजेक्ट का फ्लो समझ लेते हैं कि सर हमें जो है वो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें हमारी ये रिक्वायरमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर जो है फंड्स को होल्ड करेगा। देन सेलर जो है वो, बायर जो है वो डिलीवरी कंफर्म करेगा कि हाँ मुझे डिलीवरी रिसीव हो गया है। सेलर पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेगा। ये सारे जो रूल्स हैं ये हम कहाँ डिफाइन करेंगे? अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एंड देन उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा स्ट्रक्चर है हमने ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर लिए हैं। एरर बेसिकली एक कस्टम एरर है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम चेक कर लेंगे। सो हम प्रोजेक्ट में लाइव आगे बढ़ने से पहले छोटे छोटे पीओसी हम बनाएंगे। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे डे टू डे लाइफ से। जैसे कि एक मैंने आपको बताया कि एडमिशन नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जिसके अंदर स्टूडेंट को जो है पर्टिकुलर उस कोर्स में एनरोल करने के लिए उतना अमाउंट उसको फी पे करना है। जो फी पे करेगा उसी में उसी उसी स्टूडेंट का वो बेसिकली कोर्स में एनरोल होगा। तो आप यहाँ पर ये अकाउंट्स आप कर सकते हैं। ये सारे अकाउंट किसके कंसीडर कर सकते हैं? स्टूडेंट्स के, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर जिसके पास इनफ बैलेंस है वो कोर्स में एनरोल कर सकता है। तो इस तरीके से आपको एक छोटा सा टेस्ट करके आपको ये सबमिट करवाना है।